ओम शांति। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और माउंट आबू के आसपास में रिमझिम बारिश की फुहार हो रही हैं। और आशा करता हूँ आपके इस तरफ में जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर भी बारिश की रिमझिम हो। और जन्माष्टमी का ये मौसम चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। और कृष्ण कन्हैया को सभी लोग याद करते हैं, सरकार को, कि भाई ऐसी सुंदर दुनिया बने जहाँ पर सभी लोग खुशियों के झूले में झूले, है ना। तो आइए इसी कल्पना के साथ आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान पहुंचे हैं, दिलीप पंजाबी, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। तो आप सभी की तरफ से दिलीप पंजाबी सर का आज के इस कार्यक्रम में, बातें मुलाकातें, इस कार्यक्रम में ताहे दिल से स्वागत है। और ये चंद तालियां उनके लिए। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। और आपने कोट भी अच्छा पहना है और तिरंगा भी लगा हुआ है उसमें। तो बड़ा अच्छा गेटअप है, गुड लुकिंग। तो चलिए, हमारे सभी दोस्तों को भी काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा आज का सेशन होने वाला है। और इसके साथ में शिव नेहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। आप भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। और इसके साथ में ऋचा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं हैदराबाद से। और गाने का बड़ा शौक है, संगीत प्रेमी हैं। और साथ ही साथ आप भी आईटी सेक्टर से ही हैं। तो मैंने कहा भाई, आईटी वालों को आईटी वाले ही स्वागत करें तो अच्छा है। तो ऋचा जी, मैं चाहूंगा कि शिव नेहा और दिलीप पंजाबी सर का स्वागत आप अपने गीत से शुरू कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बातचीत का सिलसिला करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस। हाँ। हाँ, ये मेहरबान बैठिए जान जाओ, साख से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान बैठिए जान जाओ, साख से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान। कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान। कैसे करूं मैं बयान, दिल की नहीं है जुबान। कैसे करूं मैं बयान, दिल की नहीं है जुबान। आइए मेहरबान बैठिए जान जाओ, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपने जो है गीत सुना के स्वागत किया। आशा करता हूँ हमारे सभी मेहमानों को भी अच्छा लग रहा है। और आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और दिलीप पंजाबी सर के बारे में और कुछ खास जानकारी, जैसे स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। और काफ़ी अच्छा जो है मैनेजमेंट में अपनी विशेष सेवाएं दे चुके हैं। तो शिव नेहा जी, मैं चाहूँगा कि दिलीप सर के बारे में और थोड़ी जानकारी दें, फिर हम लोग उनसे बातें करेंगे। ओम शांति। दिलीप जी, ओम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। दिलीप जी को करीबन मैं 2007 से जानती हूँ। जहाँ जी। पर मैं अभी जॉब कर रही हूँ वहाँ पर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते थे, हमारे बैलेंस शीट के रिलेटेड उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। और शायद उनके साथ मैं समझती हूँ कि 2013 तक काफ़ी काम किया। फिर उन्होंने अपना थोड़ा करियर लाइन चेंज कर दिया। और दिलीप जी की एक खासियत है कि मैं जब भी बहुत ही नई थी तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल महसूस कराया वो जॉब में कि समझ ही नहीं आया कि कभी हमने बैलेंस शीट बना दी और कभी अकाउंट्स फाइनल हो गए सबसे पहले साल में। और बहुत फ्रेंडली है वो।
कभी भी उनसे हेल्प चाहिए तो मैं उनको कॉल करती हूँ। तो मतलब प्रोफेशनल से ज्यादा मैं समझती हूँ कि हमारे एक अभी पर्सनल रिलेशंस ज्यादा है, जैसे एज अ फ्रेंड कहो, एज अ मेंटर कहो, एज अ गाइड कहो। और उसके बाद में भी अभी तक हम लोग कांटेक्ट में हैं। ये अपने आप में एक दोहराता है कि वी आर स्टिल इन टच। दिलीप जी बेसिकली पहले के एस अय्यर करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उसमें वो थे। और बाद में अभी वो अपना खुद का विवा कंसल्टेंट करके उनकी एक कंसल्टेंसी है, उसमें वो काम करते हैं। वो वैसे उनका एजुकेशन तो पहले तो सीए है। तो मैं दिलीप जी आज आपको एक डेफिनेशन और देना चाहूंगी सीए का कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी। So I think that is the biggest degree one can have on this platform कि you are a child of Almighty। तो साथ में वो पर्सनल फाइनेंसेस अरेंज करते हैं, देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, देन रिस्ट्रक्चरिंग का काम करते हैं, कैपिटल रिस्ट्रक्चर। तो अभी थोड़ी बातें हम दिलीप जी से ही सुनते हैं कि वो एग्जिट क्या करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दिलीप जी थोड़ा हमको पहले अकाउंट्स का बैकग्राउंड भी बताएं कि अकाउंट्स में जो कमिंग अभी जो चैलेंजेस चल रही है। पहले क्या था कि बीकॉम किया तो भी अच्छी जॉब मिल पाती थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी खाली बीकॉम करके अकाउंट्स में अच्छा करियर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो इस पे भी थोड़ा आप फोकस करें और फिर आगे आप और क्या करते हैं उसके बारे में बताएं। जी जी, शिवनेहा, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो हम्म। मच। तो आइए दिलीप जी को सुनते हैं अभी। स्वागत है जी। दिलीप सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में जरूर बताइए हमें। वर्तमान में कहाँ पर हैं, परिवार में कौन कौन है, फिर उसके बाद हम लोग सफर करेंगे, करियर रिलेटेड बातें सुनेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ रमेश जी का, जो मेरा इतना अच्छा स्वागत किया आपने। आपने मेरे कोट क्या की है। प्रशंसा की। तो और और धन्यवाद आपके रेडियो चैनल का, जिन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया। फिर मैं धन्यवाद करूंगा नेहा जी का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया है। और मतलब ये एक फ्रेंडशिप ही है नेहा जी के साथ में, जो उन्होंने मुझे लायक समझा कि इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने का। तो आई एम थैंकफुल टू यू नेहा जी फॉर द वंडरफुल वर्ड्स दैट यू हैव एडेड टुडे। एक सीए का काइंड ऑफ परिभाषा जो है, आपने उसको एक पर्सनल तरीके से मुझे नया अप्रिशिएट आयाम किया। दिया। एंड रीचा जी का आवाज जो था वो बहुत ही बढ़िया हाँ, आवाज थी। तो आई रियली अप्रिशिएट हर वॉइस। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो है वो 1997 में किया, खत्म किया। काफ़ी स्ट्रगल था उसमें। जैसे कि सबको मालूम है कि ये सीए कोर्स जो है, इसमें एंट्री बहुत फास्ट है लेकिन एग्जिट बहुत ही मुश्किल है। इसमें बहुत ही चंद लोग जो हैं वो पास होते हैं, और जो पास नहीं होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मतलब उनको ये फील होता है कि मैं क्यों पास नहीं हुआ, पास नहीं। तो वो एक पीछे अगर रहता है जुनून, तो फिर वो आपका कोर्स जो है वो आसान हो जाता है। तो सिंस 1997 से लेके आज तक, मतलब मुझे मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ऑडिट का, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का। और वो सारे इंडस्ट्रीज को कवर करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, केमिकल हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, और लिस्टेड कंपनीज हो जो यू नो पब्लिक लिस्टिंग है कंपनीज हैं। तो ये सारे इंडस्ट्रीज का
मेरे को एक्सपीरियंस आज आ चुका है। और हमने एक लास्ट जो मेरा था जॉब था प्रोफाइल, वो एक दुनिया के सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी जो बन रहा है इंडिया में, मैं कहूँगा कि वो दुनिया से के सबसे सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है, जो एक गवर्नमेंट नहीं बना रही है, बट ये प्राइवेट पीपीपी मॉडल है, जिसको पब्लिक प्राइवेट मॉडल बोलते हैं। उसके तहत ये स्मार्ट सिटी बन रहा है पूना के आउटस्कर्ट्स में, जिसका नाम है लवासा सिटी। तो मुझे उधर काम करने का मौका मिला और काफ़ी सीखने को मिला। और तो इसीलिए अब उसके बाद जो ये स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, गवर्नमेंट की स्कीम आई है स्मार्ट सिटीज की, तो ये वही मॉडल लेके आ रही है, उसी मॉडल पे ये बन रहा है। और मतलब कि ये अभी बहुत ही हर शहर में ये स्मार्ट सिटी बन रही है। तकरीबन तकरीबन 100 स्मार्ट सिटीज आर कमिंग अप इन ईच एंड एवरी स्टेट एंड ईच एंड एवरी सिटी, which is the government sponsored schemes. अब आज का जो टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग फॉर यूथ। अब पहले नेहा जी ने एक सवाल पूछा था, तो उनका जवाब मैं बाद में देना चाहूंगा, नेहा जी, इफ यू परमिट। जी जी, या नो प्रॉब्लम, गो अहेड। तो पहले मैं ये जो टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग फॉर यूथ, उसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस टॉपिक को ब्रेक करूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो किस फ्रेमवर्क में काम करता है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट को काफी फाइनेंस मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ने एक पार्टनर का दर्जा दिया हुआ है, पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग का दर्जा दिया हुआ है। ये क्यों दिया है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो फ्रेमवर्क है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। और फिर बाद में जो अकाउंट्स से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और जो ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, ये एक देयर इज अ लॉ which is called as a Chartered Accountants Act 1949। ये लॉ के अंडर में जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करना पड़ता है, और इसी रेगुलेशंस के तहत वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। दूसरा, आपको सीए फाइनल का कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तीसरा, आपकी उम्र जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। चौथा, आपको जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स करना पड़ता है। पांचवा, आपको एडवांस कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना पड़ता है। तो ये सारे करने के बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री मिलती है। उसके बाद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद का प्रैक्टिस कर सकता है। तो उसके लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनरोल करना पड़ता है एज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर। तो वो एक सेपरेट इनरोलमेंट है। जब तक वो इनरोल नहीं करता है,
तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, वो जॉब में इंडस्ट्री में जॉब ले लेते हैं, तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। व्हेन आई मीन प्रैक्टिस, दैट मीन्स यू कैन नॉट say for example act as an auditor of any public company or a private company. So only a practicing chartered accountant can act as a auditor of a company. फिर कुछ कानून है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलके काम करता है, जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म जो है वो दूसरे सीए फर्म में मर्ज हो जाती है, जिसको हम मर्जर बोलते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क है बनाया हुआ, जिसके तहत हमको वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं टू आइदर मर्ज और डीमर्ज। फिर एक बहुत बड़ा एथिकल कोड है, जिसको हम कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं, जो बहुत सारे सालों से वो चेंज होते आ रहे हैं। वो बहुत ही रेगुलेटेड कोड है, जिसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को संभाल के फॉलो करना पड़ता है। इफ फॉलो नहीं किया तो देयर विल बी लॉट ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन योर प्रैक्टिस एंड ऑन योर नेम एंड ऑन योर रिस्पेक्ट दैट यू कैरी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये कोड ऑफ एथिक्स के बारे में मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। फिर एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन का सिस्टम है, एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन का सिस्टम है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ये जिंदगी लाइफ खत्म नहीं होती है। यू हैव टू स्टडी 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 स्टडी। आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं इनकम टैक्स में, कंपनी लॉ में, बहुत सारे लॉज में चेंजेस आते रहते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने, जो जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, दैट इज द रेगुलेटरी बॉडी, अम्ब्रेला बॉडी which controls and regulates the whole profession including the chartered accountants। तो इनको एक कंटिन्यूस, इन्होंने एक लिया है कि यू हैव टू फॉलो दैट कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन। अब वो कैसे फॉलो करने का, कि आपको एवरी ईयर 20 घंटे आपको कुछ ना कुछ सेमिनार, ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ अटेंड करना ही है, so that you are updated of the latest changes, amendments in the laws। तो ये एक रूल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है। फिर बाद में आपने अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन करी है, कैसे रिटेन किया है, उसका भी एक गाइडलाइंस है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। वो गाइडलाइन को हम बोलते हैं पीयर रिव्यू गाइडलाइन। पीयर रिव्यू क्या होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम वेरीफाई करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने किस तरह से ये काम को एग्जीक्यूट किया। कोई भी एक कंपनी का फॉर एग्जांपल ऑडिट किया आपने, अभी ये ऑडिट एक दिन में तो नहीं होता है। दूसरी बात, कंपनी का ऑडिट जो करते हैं हम, तो उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग के रूल्स हैं, ऑडिटिंग के रूल्स हैं, कंपनी लॉ के प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। वो एक आदमी का काम नहीं है, उसमें पूरी टीम लगती है, पूरी ऑडिट की टीम लगती है। अब वो ऑडिट टीम जो है
कुछ उसमें नए लोग होते हैं, कुछ उसमें सीनियर लोग होते हैं, कुछ उसमें जूनियर लोग होते हैं, या कोई पार्टनर लेवल होता है। अब ये जूनियर्स और सीनियर्स को आपने क्या ट्रेनिंग दिया, ठीक है, सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट। आपने अपने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या फॉलो किया, कौन सी अकाउंटिंग के रूल्स आपने फॉलो किए, कौन सी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो किए, ये सारा आपको डॉक्यूमेंट एक फाइल बनाना पड़ता है। हर एक साल का, हर एक मूवमेंट का, हर एक जिस मूवमेंट पे आपने ऑडिट किया क्लाइंट का, वो मूवमेंट पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। आपने मैनेजमेंट के साथ क्या क्या क्वेरीज डिस्कस की, उनका क्या क्या रिप्लाई आया, और आपने कैसे कैसे रिजॉल्व किया उसको, ये सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। अब आपने किया या नहीं किया, ये कौन चेक करेगा? तो इसीलिए इसको एक पीयर रिव्यू सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आपको एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट आके आपके फर्म में, ऑफिस में आके वो चेक करेगा कि ये सारा फाइल, ये सारा डॉक्यूमेंट, ये सारी ट्रेनिंग, कौन कौन वो स्टाफ इन्वॉल्व था, कौन से लेवल का स्टाफ इन्वॉल्व था, वो आके वेरीफाई करता है और वो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये सिस्टम फॉलो हुआ। और अगर वो सिस्टम फॉलो नहीं हुआ है तो वो सर्टिफिकेट उसका डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को जाता है, फर्म को नहीं जाता है, सीधा इंस्टीट्यूट को जाता है कि इन्होंने ये सिस्टम फॉलो नहीं किया, ये सिस्टम फॉलो नहीं किया। तो इस तरह से ये गाइडलाइन जो है ये है। फिर अभी मैं कोड ऑफ एथिक्स का मैंने आपको बात किया था, वो कोड ऑफ एथिक्स का आपको मैं एक ब्रीफली समझा देता हूं कि क्या है। अब वो कोड ऑफ एथिक्स जो है, दे आर कवर्ड इन 3 वॉल्यूम्स, एंड दैट वॉल्यूम्स जो है उसमें 1000 सेक्शंस हैं। जैसे कंपनी लॉ में सेक्शंस होते हैं, वैसे ही देयर आर 1000 सेक्शंस। वो सेक्शंस, सारे सेक्शंस आपको फॉलो करने हैं। अब कुछ अभी इसमें ये कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ जो प्रैक्टिस करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके लिए नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट में है उनके लिए भी है। तो उनको भी ये कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई अब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बस आप यू आर अ सीए, तो सीए की तरह रहो आप। तो सीए की तरह रहने के लिए आपको ये कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। आप किधर भी हो दुनिया में, कहां पर भी हो, कोई भी आइलैंड में बैठे होगे, लेकिन आपको ये कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ता है अगर आप अपने आप को सीए बोलते हो तो। दैट इज वन। तो ये सारे सेक्शन, इसके बहुत सारे, ये 1000 सेक्शंस, अगर इसके लिए एक्सप्लेन करना हो तो मुझे पूरा दिन, 3-4 दिन देना पड़ेगा रमेश जी आपको मुझे। तो अब के लिए सिर्फ इतना ये काफी है कि ये काफी है। एक कोड ऑफ एथिक्स है सर। जी जी जी, फिर बहुत ही है, अच्छी बात है। हाँ, फिर ये है कि आपका कहाँ कहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है और कहाँ कहाँ नहीं कर सकता है, ये भी रूल्स हैं, ये कोड ऑफ एथिक्स में दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, आप मतलब आपकी आंखें ये हो जाएंगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवर्टाइज नहीं कर सकता। जैसे दूसरे बिजनेसेस टीवी में ऐड देते हैं, पैम्फलेट छपाते हैं, सब कुछ करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने ऑफिस में ही बैठना है, उसको रिस्ट्रिक्शंस है।
आपका जो विजिटिंग कार्ड होगा, विजिटिंग कार्ड भी हम विजिटिंग कार्ड के ऊपर हम छपा सकते हैं, लेकिन वो एक फॉन्ट साइज है जो इन्होंने दिया हुआ है कि इतने फॉन्ट साइज में ही आप प्रिंटिंग करवा सकते हो। कोई कलर यूज नहीं करना है, कोई फैंसी चीजें यूज नहीं करनी है। और आप दूसरी कोई भी चीज, आप भले ही कितने बड़े लॉयर हो, कितने चार्टर्ड सेक्रेटरी हो, इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हो, या कोई भी डायरेक्टर हो, आपको वो विजिटिंग कार्ड में नहीं लिखना है। आप वो नहीं लिख सकते हो। अगर आप सीए की प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन नॉट से आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, आई एम अ दिस दैट, कुछ नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। कुछ कुछ चीजें उन्होंने अलाउ किया है, बट यू हैव टू गेट अ परमिशन फ्रॉम द काउंसिल कि क्या मैं ये ऐड कर सकता हूँ। एज अ से फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो गया, या डायरेक्टर हो गया, तो या रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो गया, तो वो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। दूसरा, मैं दूसरा कुछ इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर ही नहीं लिख सकता हूँ उसके ऊपर। आई कैन नॉट से दैट आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ओहो। आई कैन नॉट गिव एनी रेफरल। अच्छा। I cannot respond to a tender document. I cannot sponsor any activity. अच्छा जी। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये मैंने स्पॉन्सर किया, मेरा नाम डालो, कुछ नहीं। मैं कोई भी कोचिंग या टीचिंग एक्टिविटी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता हूँ। आई कैनॉट मेक एनी एजुकेशनल वीडियो in my personal name, that Viva Advisors. No, as a general, जैसे ये रमेश जी ने मुझे अलाउ किया है, आई हैव एक्सेप्टेड इट, so this is an educational video which I can do. Television movie, I cannot do any Hollywood Bollywood movie. I cannot write any articles. कोई भी फैंसी किताब में, डेबोनर एबोनर में मैं आर्टिकल नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा, बहुत अगर भारी है। मुझे दूसरा, मेरे को कंपनी कोई मुझे अपॉइंट कर रही है एज अ सीए, एज अ ऑडिटर, I have to take the permission from the previous auditor. Only then I can accept the appointment. अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी देखना है कि आपने उसको, प्रीवियस ऑडिटर को, कोई जबरदस्ती तो नहीं निकाल दिया उसको। अनजस्टिफाइड रिमूवल, I have to ensure. अच्छा। Otherwise, if I don't ensure that, I will be subjected to, this thing. Practical, I will be subjected to scrutiny. Then I have to see that his fees are paid. Previous auditor का आपने फीस पेमेंट किया है। आप किसी को कमीशन ब्रोकरेज नहीं दे सकते। आप किसी के पास जाके काम नहीं ले सकते हो। यू कैन नॉट गो सॉलिसिट। ओके। आप ला सकते हो, मतलब, लेकिन किसी के पास बोल नहीं सकते, अरे मैं ये करता हूँ, ऐसा घर घर जाके, आई कैन नॉट गो देयर। मार्केट तो सर्वे टाइप। हाँ, मार्केट। I cannot even do the audit of any business where any of my relatives is already having some interest. I cannot do audit of that client. मैं किसी को भी प्रॉफिट्स बेसिस पे मैं फीस चार्ज नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरे टाइम के हिसाब से करना है। अच्छा, फीस भी आपको अगर चार्ज करना है तो उसका रेगुलेशन है कि आप ये काम करोगे तो इतनी फीस मिनिमम लेना है।
अभी ये बहुत ही मतलब कि ये कंपटीशन का चल रहा है। और आज के कोरोना के तारीख में अगर ये मिनिमम फीस के हिसाब से हम क्लाइंट के पास जाएं तो वो क्लाइंट उठ के खड़ा हो जाता है कि भाई ये दूसरे सीए लोग इतने में काम कर रहे हैं। जी। तो ये सारी चीजें ध्यान में अपने को रखना है। उसके तो ये अलावा सब मुझे, बोलिए ये बोलिए। सब सुन के दिलीप जी ऐसे लग रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से तो चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी बने रहना अच्छा है। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो परमात्मा ने भी नहीं दिए हैं हमें जीने के लिए। ये हमारे लिए वेदास हैं। सही में। तो ये मीनिंग आई हैव टू इंश्योर कि कहाँ कहाँ सपोज मैंने कोई ग्रीटिंग कार्ड किसी को भेज दिया, भाई दिवाली है, तो किसी ने छाप दिया सीए, तो द इंस्टीट्यूट मेरे को पकड़ के अंदर डाल देगा, भाई तुम सीए हमेशा के लिए छोड़ दो। आई कैन नॉट एड इन द ग्रीटिंग कार्ड ऑल्सो द वर्ड सीए, इट हैज टू बी पर्सनल ओनली। अच्छा, ईमेल जब भी भेजते हैं तो आप उसमें एज अ सीए लिख सकते हो। सीए जो आप कम्युनिकेशन करते हैं ईमेल, हाँ, जैसे हमारे दैट इज ऑफिस अ में एम्प्लॉय प्रोफेशनल। रहते हैं, दैट यू कैन डू। हाँ, सो एज अ प्रोफेशनल जब भी मैं कम्युनिकेट करूंगा तो मैं ओके। कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करूंगा, ठीक है। हम्म। हम्म। आई कैन नॉट राइट टू यू कि मैं ये सर्विसेज करता हूँ, मेरे को ये काम दो, आई कैन नॉट डू दैट। ओके। अभी अगर वेबसाइट, मेरी वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट में भी मुझे कानून है कि दो किस्म की वेबसाइट होती है, एक होती है पुल और एक होती है पुश। ओके। पुश। तो मुझे पुश वाली नहीं करनी है, मुझे पुल वाली करनी है वेबसाइट। तो पुश क्या होता है कि यू आर टेलिंग योर क्लाइंट यू आर सेलिंग योर सर्विसेज। जी जी So जी। I cannot sell my services as a, I can ये attract. तो ये तो सीए करने में इतने साल आपने लगाए, उससे ज्यादा का हाँ आई थिंक साल इसमें लगेंगे आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने में, जो टाइम और नहीं, एनर्जी। हाँ, ये तो जब तक आप सीए प्रैक्टिस करते हो तब तक फॉलो करना है। जब आपकी आंख बंद हो गई तो खत्म। हाँ, पर तब तक तो जीना पड़ेगा ना इसके साथ। तब तक जीना पड़ेगा। तो तो कहने का मतलब ये है रमेश जी जी, नेहा जी, कि ये सारी जो है, ये एक कोड ऑफ एथिक्स जो है, रूल्स रेगुलेशंस जो है, इसी वजह से ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रिस्पेक्ट की बात है कि जब आप कोई भी चीज एक सीए के पास लेके जाते हो या कोई भी एडवाइस एक सीए के पास से लेते हो तो क्लाइंट को पूरा अश्योरेंस मिलता है कि जी। वो एक एडवाइस जो है वैल्यूएबल एडवाइस है, हम्म। ठीक है। वो उसके पीछे वो पूरा नॉलेज, वो पूरा इंफॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंस वो लगा हुआ है एज कंपेयर टू एनी नॉन सीए, ठीक है। डेफिनेटली। आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं जिन्होंने वो बोलते हैं कि हम सीए हैं, सीए सीए, लेकिन वो करते हैं प्रैक्टिस, सर्विस देते हैं, लेकिन वो काम आधा अधूरा रहता है और फिर क्लाइंट वापस घूम फिर के एक सीए के पास आता है। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मैंने सोचा कि आई शुड शेयर to या understand why a chartered accountant is called as a partner in a nation building। बहुत सारे मतलब यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पार्टनर इन द नेशन बिल्डिंग है। नहीं, ये आप नहीं आज बताते देखिए, तो पता नहीं चलता था किसी को भी, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि इतनी सारी आपको मीन्स ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल तो अभी और जो आप बता रहे हैं सही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पेक्ट इसीलिए ही ज्यादा है क्योंकि बिल्कुल उनको बाउंड्रीज दी गई है हर जगह से,
और उनको वो बिल्कुल बाउंड्रीज के अंदर ही काम करना है। बिल्कुल नेहा जी। तो हेड्स अब ऑफ द इसीलिए इसको, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, जी। तो इसीलिए ये क्या है, एक ये सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है। आप जी। अगर ध्यान देंगे इसके ऊपर, तो कंपनीज के ऊपर एक सेबी इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम्म, बट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी बोलते हैं। जी जी। अभी अभी नया चेंजेस आया है, नया कानून आया है, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट एक फाइनेंशियल रेगुलेटर लेके आए हैं। तो अदरवाइज ये एक छोटा सा मैंने फ्रेमवर्क बताया आपको, जिसमें अभी मैं आपको कुछ ये बताऊंगा कि किस तरह से कौन से सर्विसेज में ये अपॉर्चुनिटीज हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। फिर बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो ट्रेनिंग यूथ को किस तरह से जोड़ा जाए। जी। अभी अगर आप देखेंगे तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में चाहिए रहता है। हम्म, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एज बीइंग अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जॉब ले सकता है। हम्म, फिर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलेशन, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि उसको फाइनेंस का बैकग्राउंड है, टैक्सेशन का बैकग्राउंड है, हम्म, तो वो आर्बिट्रेशन में एज अ फाइनेंशियल मेंबर बोल के आ सकता है। हम्म, फिर बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट हैं। आजकल बिजनेस बहुत सारे रिस्क जो है वो लेके चलते हैं, वो रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट एक सर्विस है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकता है। हम्म, एमएसएमई जो होते हैं, बहुत सारे एमएसएमई स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनको गाइडेंस चाहिए रहता है कि किस तरह से हम कंपनी बनाएं, कंपनी खड़ा करें, फाइनेंस कैसे खड़ा करें, उनको वो बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज चाहिए रहती हैं, तो उसमें हम्म, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। फिर लेबर लॉ के कंप्लायंसेस है, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, यू नो, बहुत सारी कंप्लायंसेस होती है, हर महीने होती है, और ये बहुत बढ़ गई है लेबर की कंप्लायंसेस। मैं खुद एक कंपनी में फेस कर रहा हूँ आज। हमने पीएफ सब भर दिए थे। अभी ये कोरोना के माध्यम, ये इससे क्या हो रहा है कि लोग अपना पीएफ विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, और हम्म, डेली मुझे लेबर लोगों के और ड्राइवर के फोन आते हैं कि क्या हो रहा है साहब। अब एक छोटा सा केवाईसी है जो अप्रूव करना है ऑफिसर को, हम्म, पीएफ के ऑफिसर को, तो उसको कंटिन्यूस फॉलो अप करना, वो एक बहुत बड़ा काम है, जबकि वो काम में कुछ ये नहीं है, वैल्यू दम नहीं है, सिर्फ दम फॉलो अप नहीं। करना है। दम नहीं है, लेकिन उसको फॉलो अप करना है, भाई केवाईसी आप अप्रूव करो। तो ये कंप्लायंसेस बहुत बढ़ गई है। फिर मैंने बताया आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जी। आजकल हर इसमें एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट चाहिए हम्म, रहता है। फिर फॉरेंसिक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, हम्म, हर बैंक आजकल क्या हो रहा है, एनपीए बहुत हो रहे हैं। अब जब भी ये लोग बैंक लोग पैसा देते हैं, तो तभी तो हम्म, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि पैसा दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है। जब पैसा देना बंद हो जाता है बैंकर्स को, तो तब उनको मालूम पड़ जाए, अरे यार ये तो पैसा बंद हो गया, अब ये कहाँ हम्म, गया। तो उसकी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये पैसा हम्म, गया किधर। तो वो सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। फिर एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, हम्म, उनको ड्राफ्टिंग करना। फिर रेरा, रेरा जी। एक ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून आ गया है, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगता है फाइनेंशियल, और उसको सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये पैसा प्रोजेक्ट में गया है कि प्रोजेक्ट के बाहर गया। और वो जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं आता है, आपको। तब तक बिल्डर डेवलपर ही कैनॉट विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। फिर बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। हम्म, ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर्स होते हैं,
वो उनको किस तरह से बिलिंग करना, अकाउंट्स रखना, कोऑपरेटिव लॉ का कंप्लायंस करना, मीटिंग्स करना, ये बहुत सारी चीजें सेक्रेटरी, ट्रेजर, प्रेसिडेंट वगैरह को मालूम नहीं है। तो ये एक एरिया है जो कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी आजकल ये जो कानून आया है कि यू हैव टू डिप्लॉय सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपल्सरीली। तो ये एक कानून है, अदरवाइज पेनल्टी पड़ती है। फिर एक नया बहुत कानून आया है जो रिसेंटली मुझे भी उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा, क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस वन एक्सपर्ट ऑन दैट। इट्स कॉल्ड एज पॉश। वो होता है प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो वो वहां पर भी जो कमेटी बनती है, अंदर कंपनी को कमेटी बनानी पड़ती है कि आपको यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज नो सेक्सुअल हरेसमेंट विद वुमेन, तो यू कैन बी अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कमेटी नहीं बनाई थी कंपनी ने, जिधर 10 and more employees are there, you have to make the committee। तो कमेटी नहीं बनी, तो वो मिनिस्टर ने, जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, वहां से लेटर आ गया पेनल्टी का, 50,000 का पेनल्टी ऑर्डर आ गया उनके पास टू पे दिस। और फिर सब्सिडीज, गवर्नमेंट की सब्सिडीज, एक स्मॉल एंड मीडियम जो साइज होता है उनके लिए क्या क्या सब्सिडीज हैं, वन हैज टू नो। अगर आपको ये मालूम होगा ना, तो योर इंटरेस्ट, यू नो, आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट जो 14-15% होता है, दैट कैन कम डाउन टू 8 to 9% if the businesses avail the subsidies that are given to the businesses by the government। there are a lot of subsidies across the states। सारे स्टेट्स में आजकल कुछ ना कुछ सब्सिडीज हैं ही। और बाकी तो दूसरे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नए नए आए हैं, बिजनेस के सॉफ्टवेयर्स हैं, टैली है, सैप है, ईआरपी है, जोहो है, जिसमें ट्रेनिंग चाहिए रहती है बहुत सारे जो बीकॉम ग्रेजुएट्स हो या जो हो उनको। तो दिस यू कैन यू नो। फिर इंटरनल ऑडिट, ये एक है, वो बहुत बढ़ रहा है, ये इंटरनल ऑडिट का काम बहुत वैल्यू हो रहा है इस पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिर्फ आज इंटरनल ऑडिट एक फर्म बनाते हैं जिसमें वो लोग एक्सपर्टीज करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली इंटरनल ऑडिट। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, दिस हैज बिकम अ नेसेसरी। थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन, उस पे आपका आजकल बहुत बड़ा काम हो रहा है, और इंडिपेंडेंटली ऐसे बहुत सारे फर्म्स हैं जो यही काम करती हैं, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। उसको ऑटोमेटेड प्रोसेस करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर रहते हैं, डिजिटल फॉर्म में उनको ये सर्विसेज देते हैं, ओनली डूइंग रिकंसिलिएशन एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। XBRL रिपोर्टिंग, ये भी एक और अच्छा काम है, जिसमें जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो ये काम कर सकते हैं, और ये अच्छा रेम्यूनरेटिव जॉब है ये। और कंपनी लॉ में भी बहुत सारे काम है, बहुत, मतलब कि NBFCs हैं, मिनट्स राइटिंग है, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है, CSR एक्टिविटी है। सो अंडर द कंपनी लॉ देर आर सो मेनी एक्टिविटीज जिसमें आप ये सर्विसेज दे सकते हो। फिर आजकल MS एक्सेल ऐसी चीज है जो, अगर अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो है अगर वो सीख ले, तो ये बहुत, मतलब उसको ही कैन गिव अ वेरी गुड सर्विसेज इन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, यू नो। तो ये, हाँ, एंड दीज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऐसा नहीं है कि एक बार करके खत्म हो गया, ये हर बार, हर 3 महीने, हर
आपको प्रेजेंटेशन देना है टू द इन्वेस्टर्स, टू द बैंकर्स, टू द आउटसाइडर्स, टू द इन्वेस्टर्स को जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, तो ये लगता ही है ये काम, तो ये कंटिन्यूस काम है। तो ये बहुत सारे जीएसटी, you know now this has become a this thing a full time job, only जीएसटी practitioner। जी जी इसमें और भी बहुत सारे काम हैं जीएसटी में जो आप कर सकते हैं, एक काम नहीं है, हर एक चीज में आप एक्सपर्टीज कर सकते हो। जैसे रिफंड्स, सिर्फ आदमी रिफंड्स लावे उसमें एक्सपर्टीज करता है, तो ही कैन अर्न वेरी गुड इन जस्ट गेटिंग द रिफंड। दूसरा, एंटी प्रॉफिटिंग लॉ जो जीएसटी ने लगाया है, उसमें भी जो प्रोफेशनल है ये है वो एक्सपर्टीज कर सकता है। एंड उसके अलावा इनकम टैक्स में उसके उसके अंदर भी, इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉरेन टैक्सेशन, टीडीएस के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो, एंड यू रिक्वायर वन पर्सन ओनली टू डू टीडीएस compliances, so you can outsource this to any CA firm or this। so उसके अलावा डोमेस्टिक टीडीएस और इंटरनेशनल टीडीएस बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, एंड इफ यू डोंट, एंड you are bound to miss out something, you cannot comply 100% unless it is done by a proper expert or a whole time person employed, so ये इनकम डायरेक्ट टैक्स के हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको बताया जीएसटी में, ये बहुत जीएसटी के अंदर भी बहुत सारे हैं। और ऑडिट्स में यू हैव सो मेनी ऑडिट्स। बैंक ऑडिट्स दे आर इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर, अप्रैल से लेके आपको जून जुलाई तक आप बैंक ऑडिट्स जो हैं वो आजकल बैंक ऑडिट्स, and they have become quite a remunerative activity, services, बैंक ऑडिट्स। पहले नहीं देते थे ये लोग पैसे, पहले काम करके लेते थे लेकिन पैसे नहीं थे। अभी काफी ऑडिट्स आ गए बैंक की तरफ से कंकरेंट, उधर भी 4 या 5 तरीके के बैंक ऑडिट्स होते हैं, एंड थ्रू आउट द ईयर बैंकर जो है वो ऑडिट्स कंप्लायंस चालू ही रहता है, उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है बैंक कंप्लायंस का, सिर्फ ऑडिट्स के लिए। जी जी। तो ये ऐसे बहुत सारे थे जो सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज हैं, वेयर दिस थिंग अकाउंटिंग प्रोफेशनल कैन टेक अप दिस थिंग। कॉस्ट ऑडिटिंग भी एक्चुअली अभी लागू होता है ना, कॉस्ट ऑडिट। जी जी तो जी मतलब जी, जो कॉस्ट बेसिकली ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है उसमें वो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होता है, और उसमें भी आई थिंक कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज सीए दोनों चाहिए। आई मे बी रॉन्ग, बट ऐसा आई मेरा विल टेल यू मानना वन है। थिंग। मैं एक ऑडिट कमेटी में बैठा था, हाँ। तो सडनली ये क्वेश्चन आया कि ये कॉस्ट ऑडिट जो है, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन ने ये पूछा कि ये कॉस्ट ऑडिट क्या चीज है। तो किसी को भी मालूम नहीं था। लेट मी टेल यू दिस, वी हैड टू स्पेसिफिकली call a cost auditor to explain the board and the audit committee कि ये कॉस्ट ऑडिट की कंप्लायंस क्या है, ये कॉस्ट ऑडिट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैं क्यों दूं ये कॉस्ट ऑडिट, मैं मेरा कंपनी का कॉस्ट गवर्नमेंट को क्यों बताऊं। वो उन्होंने एक सवाल किया था कि क्यों हम अपना कॉस्ट डिक्लेयर करें, और कॉम्पिटिटर्स को तो मालूम पड़ जाएगा ये चीजें। नहीं, और दूसरी बात इसमें आजकल ये भी हो गई है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो बिजनेस मिलते हैं दैट दे आर सीकिंग थ्रू टेंडर बेस। तो जब भी टेंडर बेस होता है तभी ये कॉस्टिंग अगर डिक्लेयर हो जाती है तो डेफिनेटली एनीबडी कैन देन मेक आउट कि व्हाट टाइप ऑफ अ प्रॉफिट मार्जिन यू आर, और यू आर कॉस्टिंग सेलिंग प्राइस। सो डेफिनेटली, एंड द सेम थिंग इज अप्लीकेबल फॉर क्रेडिट रेटिंग्स। जो क्रेडिट बिल्कुल रेटिंग्स बिल्कुल भी होती हैं उसमें भी एप्लीकेबल होता है, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग में भी आपकी जो रेटिंग्स है उसमें कंपनी के फिनेंशियल्स को हाईलाइट किया जाता है। तो इफ सपोज बिल्कुल आई एम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आई डोंट वांट टू डिक्लेयर माय रिजल्ट्स इन द पब्लिक,
Yeah. That's why I am a private limited company. So if I Exactly. declare in public, so then anybody can then see my financial statement, my stability, मेरे reserves क्या है, what is my net worth. So अभी True. आजकल ये सब भी चीजें बहुत हो रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आई वर्क एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंट, तो अभी अकाउंट्स जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो क्या क्या काम करेगा वही समझ में नहीं आता है। जैसे आपने बोला ना, बिकॉज अकाउंट्स में सब आ गया, कंपनी लॉ भी आ जाता है, फिर आपका स्टेट्यूटरी भी आ गया, आपके कंप्लायंस भी आ गए, जीएसटी भी आ गया, बैंकिंग भी आ जाता है, फाइनेंस भी आ जाता है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल कंपनी। जो प्राइवेट करेक्ट सेक्टर करेक्ट। से उसमें थोड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होते हैं। तो एक चीज ये है कि आज के जो यूथ है उनको मेरा यही एक मैसेज है कि दे हैव टू बी वेरी वेरी मल्टीटास्किंग टाइप ऑफ अ पीपल। सो जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो जॉब वो कर रहे हैं, जस्ट डोंट डोंट फोकस ऑन दी वट एवर जॉब यू आर डूइंग, यू गो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑल्सो। खाली बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स की जॉब है तो अकाउंट्स ही करो, यू लर्न, मतलब कंपनी लॉ भी लर्न करो, आप बैंकिंग का लर्न करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन दिस ऑल थिंग बिल्कुल विल बी यूजफुल। बट आज की जो जनरेशन है दिलीप जी, दे डोंट बिलीव इन डूइंग दिस थिंग, दे जस्ट बिल्कुल स्टिक बिल्कुल। टू, दे से कि हमको जॉब प्रोफाइल दो और हम वही काम करेंगे। अभी जो हमने बिल्कुल तो हमारी अभी टाइम निकाल ली, अभी तो थोड़े टाइम में रिटायरमेंट एज में भी पहुंच जाएंगे, तो हमारे जैसे लोग अभी जैसे अपडेट न भी रहे जीएसटी या ये जो लॉस से, तो एक बार चल जाएगा। बट नाउअडेज एवरीवन हैज टू बी वेरी वेरी अपडेटेड। जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जो यूथ है ना, अपना मल्टीमीडिया में अपडेटेड है, they are updated in their lifestyle, they are updated in social media, but they are not updated with the job they are doing. सो ये बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज में मेरे एक्सपीरियंस से, और जो मैं यूथ के साथ काम करती हूँ मेरे कंपनी में भी, या जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो एवरी यूथ को मैं देना चाहती हूँ, कि आज सर्वाइवल के लिए, अगर इफ यू आर नॉट मल्टीटास्क, इफ यू जस्ट कीप दी, तुम खाली घड़ी देखोगे ना तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गो बियॉन्ड, बियॉन्ड योर कैपेसिटी, बियॉन्ड योर टाइम, बियॉन्ड योर जॉब प्रोफाइल। तो स्लोली स्लोली बहुत सारी चीजें हम लर्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। नेहा जी, आई टोटली एग्री विद यू। हम्म इसीलिए मैंने ये जो बताया, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से एरिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, जब तक हम ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को। अब जस्ट टू कनेक्ट, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अभी ये सारी मैंने बताई कि एक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अ, मेरा ये कहने का मतलब ये है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो भी ये अकाउंटिंग प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, बीकॉम हो या इंटर सीए हो या सेमी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी हो, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। और उनको ये देखना है कि कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, so that they can enter that firm and demand कि I want training in this kind of jobs, in this kind of हम्म। activities। क्योंकि क्या है कि अगर जब तक आपको मालूम नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तब तक आप डिमांड भी नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं? तो अभी अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, है। ठीक है, तो आप डिमांड कर सकते हो कि मुझे ये चीज की ट्रेनिंग चाहिए। हैविंग रेज्ड दैट क्वेश्चन कि मुझे ये ट्रेनिंग चाहिए, देन यू विल लुक आउट वेयर आर द ट्रेनिंग रिसोर्सेज। ठीक है? सो दैट ऑल्सो, जी। लाइक a chartered accountant like me can help in identifying where you can get the training for these kind of jobs or activities।
Now, for example, I am associated with various real estate group. I am associated with insolvency professional groups. I am associated with the CAEs, the Chief Audit Executives of top companies. I am associated with IT professionals. I am associated with a lawyer professionals. I am associated with a chartered secretaries professionals. तो ये सारे प्रोफेशनल्स जो हैं ये अलग अलग तरीके के सर्विसेज देते हैं. तो इफ समवन अप्रोचेस us, or so we can guide them, that you can connect with these kind of firms who are giving these type of services. जी दिलीप जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी जो सुनने वाले हैं उन्हें सीए के बारे में पूरी जानकारी है और उसका क्या कंडीशंस है वो आपने बताया है ताकि उस कंडीशन में चलकर अपने आप को हाईलाइट कर सके और जो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वो सुचारू रूप से कर सके. तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमें जान लेनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन का, और उसके बाद उसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं और उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं वो अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से उस ब्रांच में अपनी सेवा दे सकते हैं अपनी क्वालिटी के अनुसार जिन चीज़ों का आपका रुचि है. तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते फिर से ऋचा जी से मैं कहूँगा कि एक छोटा सा गीत दिलीप पंजाबी सर के लिए डेडिकेट करें जाते जाते. थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना सारा नॉलेज दिया आज हम लोग को. काफी कुछ नहीं पता था जो आज हम लोग को पता चल गया. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कोरे कोरे का एक मिनट. कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे सॉरी. वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा वादा. कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, तारों को घर में लाएंगे हम, आशा की दी जलाएंगे हम. आई है बहारे आई है खुशियों की नजारे लाई है. कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दी उनको पूरे. थैंक यू. थैंक यू सो मच नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. बहुत ही प्यारा सा गीत आपने डेडिकेट किया दिलीप पंजाबी सर को. और थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया. और इवन रीचा भी शायद आपके इन्फॉर्मेशन में इतना खो गई कि वो लिरिक्स बीच में भूल दिया. हाँ, स्टडी से फिर सिंगिंग में आने के बाद तो हाँ बिल्कुल से. हाँ तो मना आपने अच्छा बम्बार्डिंग किया, मना इन द सेंस अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है सीधे दिल और दिमाग में डालने जैसा आपने बोला है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह का किसी एक चीज को लेकर हम लोग यूथ को जोड़ेंगे ताकि वो अपना सवाल भी पूछ सकें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ फिर एक बार करने के लिए. तो दोस्तों, आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हमने दिलीप पंजाबी सर को सुना और आशा करता हूँ कहीं ना कहीं हम लोग जिस एस्पेक्ट को लेकर काम करते हैं उन चीज़ों को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है. उसके कंडीशंस क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके ब्रांचेस अलग अलग कौन कौन से नए उसमें लॉस के साथ जुड़ा गया है, वो सारी चीज़ें जब हम लोग समझ लेते हैं तो हम, जैसे मैं भी वो 10 लोग हैं अगर है तो उसमें जो चीज़ें हैं जैसे कि फीमेल के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर भी कानून बना है. तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई चीज़ें थी जो हम सभी को समझने को मिला और बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड करते हैं हम लोग तो सभी लोग अवेयर हो जाते हैं
जिस तरह से आजकल हम लोग हेल्थ कॉन्शियसनेस यानी जागरूक है स्वास्थ्य के प्रति, वैसे ही कानून के प्रति भी हम लोग जागरूक हो और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं और सभी को साथ में लेके आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।